Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 6 के लिए है, जिसमें चैप्टर 4 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम है वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले जो हम लोगों का अर्ली वैदिक पीरियड का जो समय था, जो काल था, उसको पढ़ चुके थे और लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ने देखा था जो हम लोगों का वैदिक पीरियड है वो 1500 BC से 500 BC तक मतलब ये एक्सटेंड है। तो यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था अर्ली, दूसरा था लेटर। तो अर्ली वाला जो था वो 1500 से लेकर 1000 BC के बीच में था, तो इसको हम लोग पढ़ लिए थे। और दूसरा जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 1000 से लगभग 500 या 600 कुछ भी बोल लीजिए, उनके बीच का जो समय है उसको लेटर वैदिक पीरियड बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या है, कैसे कैसे और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इसमें, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेटर वैदिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 1000 BC to 600 BC फ्रॉम द सप्त सिंधु और द ब्रह्मावत रीजन द आर्यन मूव्ड ईस्टवर्ड अलोंग द कोर्स ऑफ द गंगा एंड यमुना। अब देखिए, जहाँ पे ये लोग पहले रहते थे वो सिंधु नदी के नजदीक रहते थे। तो सिंधु नदी के जो नजदीक रहते थे, हम लोग ने पढ़ा था जो सात नदियां बहती थी, जिसमें एक सरस्वती जो अब एक्सटेंट हो चुका है, मतलब खत्म हो चुकी है, और बाकी जो नदी थी सतलज वगैरह, ये सब चीज के किनारे, इस नदी के मतलब किनारे किनारे ये लोग रहा करते थे। तो अब धीरे धीरे लोगों का विकास हुआ, पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ तो इन लोगों को और जमीन की जरूरत पड़ी। और मेन प्रॉब्लम इन लोगों का क्या था, ये लोग वैसे ही जमीन में रह सकते थे, वैसे ही जगह पे रह सकते थे जहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी रहना चाहिए। अगर वाटर अवेलेबल ना हो तो उस जगह पे ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय में हैंडपंप वगैरह नहीं था, कुआं वगैरह नहीं था, पॉन्ड वगैरह नहीं था उस समय में, जो मतलब उससे सर्वाइव ये लोग कर पाते। तो इन लोगों का जो मेन सोर्स था, वाटर का जो मेन सोर्स था, तो वो रिवर ही रहता था। तो इसीलिए इन्होंने मतलब एक ऐसा जगह ढूंढना स्टार्ट किया जो रिवर के नजदीक में हो। तो इनको सबसे अच्छा जगह मिल गया कौन सा, जो हम लोगों का गंगा रीजन का, जो गंगा वाला रीजन का जो क्षेत्र है वो वाला एरिया इन लोगों को मिल गया। गंगा यमुना रीजन का जो भी एरिया है इन लोगों को मिल गया। अब ये धीरे धीरे इधर मूव होने लगे, जो भी इनका पॉपुलेशन बढ़ने लगा वो सब इधर मूव होने लगे, और यहाँ पे इन्होंने अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जो अब ये धीरे धीरे मतलब डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, और लगभग पूरे नॉर्दर्न इंडिया को इन्होंने कवर कर लिया, अपने मतलब स्टैब्लिश कर दिया अपने आप को। नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन सा पार्ट आया, अभी जो हम लोगों का स्टेट है, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब जो स्टेट अभी है, इस सब रीजन में उस समय में ये लोग अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिए थे। अब देखते हैं क्या है। और ये जो रीजन का मतलब नया रीजन इन लोगों को मिला, इन रीजन का इन्होंने नाम रख दिया क्या, आर्यावर्ता। आर्यावर्ता मतलब होता है द लैंड ऑफ आर्या, मतलब आर्यों की लैंड, आर्यों की भूमि। इन्होंने इस रीजन को, ये वाला जो रीजन पार्ट था, इस रीजन का नाम आर्यावर्ता रखा। तो देखते हैं, they gradually occupied the whole northern India, which included present state of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Bengal, Madhya Pradesh, and Orissa. It was renamed as Aryavarta, the land of the Aryans. During this period, were composed the later Vedas, Upanishad, Purana. Some historians have named this age as epic age. The two great epics, Ramayana and Mahabharata, were written during this period. अब देखिए, जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हम लोगों की वेदों की संरचना हुई थी, ऋग्वेद वगैरह बना, मतलब उस टाइम में लिखा गया था। इस समय में भी मतलब वेदों की रचना हुई, और साथ में पुराणों को लिखा गया, और क्या उपनिषद को लिखा गया, और सबसे बड़ी बात 2 महाकाव्य लिखा गया। कौन कौन सा महाकाव्य, एक रामायण और एक महाभारत, 2 महाकाव्य लिखा गया। क्योंकि ये 2 बहुत बड़े, मतलब अभी भी पूरे वर्ल्ड में महाभारत जो भी महाकाव्य है, उससे बड़ा महाकाव्य कोई नहीं है।
टाइम में ये लिखा गया था। तो हिस्टोरियन जो भी मतलब इतिहासकार हैं, उन्होंने इस एज का नाम, जो लेटर वैदिक पीरियड वाला एज का नाम रख दिया, कौन सा एज, एपिक एज रख दिया, महाकाव्यों का एज रख दिया। राइज ऑफ पावरफुल किंगडम, अब देखते हैं जो कैसे कैसे किंगडम का डेवलपमेंट हुआ, राइज कैसे कैसे हुआ, देखते हैं। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड स्मॉल ट्राइबल किंगडम्स वेयर नेम्ड आफ्टर द ट्राइब। Later on, tribal name become identical with the territory. For example, Bharat and Kurus combined to form the Kuru. Kuru and Panchal were two major tribes. अब देखिए क्या हुआ करता था, जो भी रीजन में जो ट्राइब रहा करते थे, जैसे मान लीजिए ये तो बहुत बड़ा रीजन हुआ, अभी देखिए बिहार हुआ, बंगाल हुआ, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सब का जो रीजन था, ये छोटा रीजन तो नहीं था, ये बहुत बड़ा रीजन था। बहुत बड़े रीजन में बहुत सारे जनजातियां रहती थी, बहुत सारे ट्राइब्स रहा करते थे। तो जो रीजन में जो ट्राइब रहा करते थे, जिस रीजन में जो ट्राइब रहा करते थे, उस रीजन को उस ट्राइब के नाम से ही जाने जाने लगा। मतलब क्या, उस रीजन को, जैसे मान लीजिए कोई सा रीजन, इतना बहुत बड़ा रीजन है, मान लीजिए एक रीजन है जिसमें भारत नाम का एक ट्राइब रहने लगा, तो उस रीजन को भारत बोला जाने लगा। लोग दूसरे रीजन का लोग उसको भारत मतलब रीजन के नाम से जाने लगा। ऐसे ही मतलब पंचाल, मान लीजिए पंचाल ट्राइब का नाम था, तो वो जो रीजन था जहाँ पे ये पंचाल लोग रहते, ट्राइब लोग, पंचाल ट्राइबल के लोग रहते थे, उसका नाम मतलब उस रीजन को भी पंचाल रीजन के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे ही हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो भारत है और कुरुस है, दो मतलब जो क्या बोलते हैं ट्राइब्स थी, इन दोनों ने कंबाइन करके एक कुरु मतलब ट्राइबल का निर्माण किया। कुरु और पंचाल जो था, कुरु और पंचाल दो मेजर ट्राइब्स थी उस टाइम में इंडिया में। लेटर ऑन देश बिकम द नेम ऑफ द रीजन विच दे ऑक्युपाइड। Thus Aryan established powerful kingdom named as Kuru। अब आर्यन जो मतलब ये पूरे रीजन में जो आदमी रहते थे, इनको कलेक्टिवली आर्यन ही बोला जाता था। मगर अब सब मतलब बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, तो बहुत सारे ट्राइब्स का अलग अलग रीजन हो गया था। अब देखिए ये कुरु रीजन का मतलब कुरु का जो रीजन था, कुरु ट्राइब्स का जो रीजन था वो कौन सा था, वो दिल्ली मेरठ वाला पार्ट था। पंचाल का तो बरेली वाला पार्ट था। कौशल रीजन, कौशल मतलब ट्राइब्स का जो रीजन था या कौशल रीजन जो था वो कौन सा था, अवध वाला रीजन था। काशी ट्राइब का जो रीजन था वो कौन सा था, वाराणसी। ऐसा ही मगध, पटना और गया। अंगा था भागलपुर और वैदया था नॉर्थ बिहार का, मतलब जो भी पार्ट था उसको वैदया रीजन या वैदया ट्राइबल्स के नाम से जाना जाता था। पॉलिटिकल लाइफ में देखते हैं राजनीतिक में क्या क्या था उस समय में। द किंग जो हुआ करते थे उस समय में सुप्रीम हुआ करते, मतलब किंग से ऊपर कुछ नहीं है, कोई नहीं। वही मतलब क्या हुआ करते थे, वही सेना के कमांडर भी हुआ करते थे, सर्वोच्च कमांडर, वही मतलब अल्टीमेट जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो फैसला भी वही करते थे, न्याय भी किसी को वही दिया करते थे। मतलब सब चीज में वो सर्वोच्च हुआ करते थे। उनको मतलब वो उनका एक अलग सा नाम दिया जाता था, महाराजाधिराजा के नाम से वो जाने जाते थे। जो भी किंग रहते थे वो महाराजाधिराजा के नाम से जाने जाते थे। और क्या वो जो किंग थे वो अपने जनता के बारे में सोचा करते थे, उनको उन लोगों का वेलफेयर कैसे हो, जैसे उन लोगों का जनता का वेलफेयर कैसे हो, कल्याण कैसे हो, इसके बारे में वो लोग सोचा किया करते थे। अब देखिए राष्ट्र जो टर्म है वही वैदिक मतलब पीरियड से ही आया राष्ट्र। तो जो जैसे इंडिया एक राष्ट्र है ना, अभी हम लोग क्या बोलते हैं इंडिया इज अ नेशन, तो इंडिया एक राष्ट्र है। उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय में जो जिस रीजन में रहता था उसके लिए वो मतलब उसका राष्ट्र हुआ करता था। जैसे अवध रीजन में कौशल रहा करते थे, तो वो कौशल मतलब ट्राइब्स के लोग वो अपने मतलब रीजन को कौशल राष्ट्र बोला करते थे। जैसे पटना गया रीजन में मगध रहा करते थे, तो वो जो रीजन में आदमी ट्राइब्स रहा करते थे वो अपने मतलब रीजन को क्या बोलते थे, मगध राष्ट्र बोला करते थे। तो ऐसे ही मतलब सब अपने अपने रीजन को राष्ट्र से संबोधित किया करते थे। अब याजना या यज्ञ कुछ बोलो जो रिलीजियस मतलब सेक्रीफाइसेस थे, रिचुअल था,
द किंग परफॉर्म मेनी रिलीजियस सैक्रिफाइसेस टू असर्ट हिज टेरिटरी। अब ये किंग जो थे वो बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे अपने टेरिटरी को, अपना जो मतलब उनका साम्राज्य था उनको मतलब उनको बचाए रखने के लिए वो सोचते थे जो हम पूजा करेंगे तो भगवान हमको शक्ति प्रदान करेगा, जिससे हम क्या करेंगे, अपने लोगों की रक्षा कर पाएंगे, अपने टेरिटरी, हम लोगों का जो भी राज्य है इसको रक्षा हम कर पाएंगे। He used to act the राजसू योजना was performed to confer supreme power on him। अब जो राजसूआ जो ये था, यज्ञ था या जो भी अनुष्ठान था, रिलीजियस सैक्रिफाइस जो राजसूआ था, ये क्या था, ये इसलिए क्या करते थे, जो उनको लगता था मतलब अगर ये करेंगे तो भगवान हमको मतलब शक्ति प्रदान करेगा, जिससे मतलब हम अपनी टेरिटरी को बचा पाएंगे। अश्वमेधा याजना वाज परफॉर्म फॉर असर्टिंग हिज टेरिटरी ऑफ द एनेमिया। अश्वमेध जो था या अश्वमेध जो भी अनुष्ठान था वो इसलिए क्या करते थे, जो उससे ये बता पाते थे जो हाँ इतना बड़ा मेरा टेरिटरी है। क्या हुआ करता था अश्वमेध में, एक घोड़ा को या एक या दो घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और वो अपने रीजन में उस घोड़ा को मतलब ये करने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब उस घोड़ा को अगर मान लीजिए कोई पकड़ लिया तो वो इसका ये मतलब होता था जो वो जो मतलब वो जो रीजन है उसके जो किंग है तो उसके अगेंस्ट में आ गया वो आदमी, अगर वो घोड़ा को पकड़ लिया तो उससे अब उन दोनों का लड़ाई होता था। मान लीजिए वो घोड़ा चलते चलते किसी और रीजन में चला गया तो अब दूसरा रीजन वाला किंग इस घोड़ा को पकड़ लेगा। अब ये दोनों मतलब किंग में लड़ाई होता था। अब जो जीतता था, अगर मान लीजिए जिनका घोड़ा रहता था, जिनका हॉर्सेस रहा करता था, अगर वो जीत गए तो वो दूसरे वाले पे भी कब्जा कर दिया करते थे, और नहीं वो हार गए तो मतलब इन पे वो दूसरा वाला जो इन पे कब्जा कर लिया करते थे। तो ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, अब देखते हैं ये अपने आप को असिस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहा करते थे। मान लीजिए बहुत बड़ा रीजन है, इतना बड़ा रीजन को एक किंग नहीं मतलब देखभाल कर पाता था, मतलब एक किंग के मतलब इस पूरे रीजन को देखभाल करना संभव नहीं था। इसलिए क्या किया करते थे किंग, अपना प्रतिनिधित्व रख दिया करते थे। मान लीजिए इतना बड़ा रीजन है तो मान लीजिए यहाँ पे किंग है, ये किंग है, अब ये इस रीजन में अपना एक मतलब ऑफिसर्स रख दिया करते हैं, इस रीजन में रख दिया करते थे, इस रीजन में रख दिया करते थे, इस रीजन में रख दिया करते, ऐसे ही सब रीजन में रख दिया करते थे। अब यहाँ पे जो भी इनका प्रतिनिधित्व रहता था वो ये देखता था जो इस रीजन में सही से एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चल रहा है कि नहीं, यहाँ के लोगों को कोई परेशानी हो रही है कि नहीं, यहाँ पे कोई बाहरी आक्रमण तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज ये आदमी देखा करते थे, और ये जो आदमी थे, ये जो प्रतिनिधित्व जो किया करते थे, यहाँ पे जो रहा करते थे गवर्नमेंट ऑफिसर, ये किंग को बताया करते थे, उनको हालचाल दिया करते थे कि हाँ यहाँ पे सब सही चल रहा है या यहाँ पे किसी चीज का प्रॉब्लम है या यहाँ पे मतलब बाहरी अटैक होने वाला है। तो उस टाइप से किंग अपने आप को तैयार कर पाता था हर एक चीज के लिए। अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे तो ये तो हुआ रीजन के लिए, और बहुत सारी चीज के लिए अपॉइंट किया करते थे। तो पुरोहित, उस समय जो पुरोहित हुआ करते थे, अभी भी पुरोहित हम लोग क्या काम करवाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान ही करवाते हैं। उस समय में जो पुरोहित हुआ करते थे वो भी यही काम करवाया करते थे। वो चीफ प्रीस्ट थे, मतलब सबसे मुख्य ये थे, पंडित थे। सेनानी जो हुआ करते थे वो चीफ कमांडर ऑफ आर्मी हुआ करते थे। जो भी सेनानी होता था वो अपने आर्मी का कमांडर, चीफ कमांडर होता था। संग्रहित्री जो हुआ करते थे वो टैक्स को कलेक्ट किया करते थे। जो भी कलेक्शन वाला जो काम होता था वो संग्रहित्री किया करते थे। अब जो पहले मतलब राजा को पहले बलि एक मतलब ये था, क्या बोलते हैं, बलि के थ्रू पहले राजा को क्या किया करते थे, लोग जो थे इनके जो लोग रहते, प्रजा जो रहा करते थे, वो राजा को कुछ दिया करते थे, अपने तरफ से कुछ दिया करते थे। उनका जो बन पाता था वो टैक्स के थ्रू या कुछ और के थ्रू राजा को दिया करते थे। मगर अब जो ये बलि वाला जो पार्ट है, अब ये मतलब एक तरह से मतलब रेगुलर बेसिस पे हो गया, परमानेंट हो गया। तो राजा कुछ ना कुछ पार्ट लिया ही किया करते थे, उसको शुल्क बोला जाने लगा।
द वैली नाउ बिकम अ रेगुलर टेक्स्ट नोन एज शुल्क, शुल्क के नाम से या शुल्क के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, हम लोग विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, विलेज असेंबली द एडमिनिस्ट्रेशन एट द लोअर लेवल वाज कैरिड बाय द विलेज असेंबली। अब जो विलेज में था, विलेज के लोग में मतलब ग्राम सभा हुआ करते थे, तो ग्राम सभा ही उसका एडमिनिस्ट्रेशन शासन व्यवस्था देखा किया करती थी। However, the सभा and समिति were not dominated by ब्राह्मण और क्षत्रिय। अब पहले क्या हुआ करता था, जो सभा समिति में हर ट्राइब्स के लोग का इक्वल इम्पोर्टेंस था, मगर अब ऐसा नहीं था। अब धीरे धीरे दो ट्राइब्स के लोग बहुत ज्यादा अपने आप को डोमिनेट करने लगे, अपना प्रभुत्व जमाने लगे। पहला था ब्राह्मण और दूसरा था क्षत्रिय। मोड ऑफ वॉर, इन लोगों का वॉर का क्या तरीका था, कैसे किया करते थे, किस चीज से किया करते थे, ये बहुत सारे रूल को फॉलो करते थे वॉर करने के लिए। इन लोगों को वॉर करने का अलग रूल था, और साथ ही ये जो वॉर किया करते थे, किससे किया करते थे, भाले से किया करते थे, कुल्हाड़ियों से किया करते थे, तीर धनुष से किया करते थे, तलवारों से किया करते थे। और इन्होंने ही, आर्यन ने ही सबसे पहले घोड़े की शुरुआत की, घुड़सवारी करना या घोड़े से रथ खिंचवाना, ये सब का शुरुआत जो हुआ, घोड़ा की शुरुआत जो किया इन्होंने आर्यन ने ही किया था। इन्होंने ही हॉर्सेस को यूज किया, अपने वॉर फील्ड में यूज किया इन्होंने। सोशल लाइफ में लोगों का कैसा था, एवोल्यूशन ऑफ वर्ना, जो वर्ना सिस्टम था, जो कास्ट सिस्टम था, इसका विकास कैसे हुआ ऐसे देखते हैं। तो वर्ना और कास्ट सिस्टम स्टार्टेड इन अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में ये स्टार्ट हो गया था और धीरे धीरे इसका विकास होने लगा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य form the upper caste entitled to several privileges। अब ये जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और कास्ट जिसको हम आज बोलते हैं या वैश्य जो उसको बोलते हैं, वो अपर क्लास में आने लगे और इनको कुछ प्रिविलेज दिया जाने लगा, इनको कुछ विशेषाधिकार था इनके पास। जबकि शूद्रा जो था वो लोअर कास्ट था, इनको किसी भी तरह के विशेषाधिकार नहीं था। जो उनको मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और कास्ट को जो भी विशेषाधिकार था उनसे ये लोग वंचित थे। बाय द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड द कास्ट सिस्टम बिकम मोर रिजिड एंड हेरिडिटरी। अब ये जो एंड लेटर वैदिक पीरियड के अंत तक क्या हुआ, जो कास्ट सिस्टम था ये अपना बहुत अच्छे से अपना पैर जमा लिया। कहाँ पे जमा लिया? समाज में जमा लिया। अब इसको उखाड़ पाना उतना आसान नहीं था, इसको उखाड़ने बहुत टाइम लगा। तो मतलब और क्या था, ये हेरिडिटरी मतलब आनुवांशिक था। मतलब जो भी विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था उसके ही घर से दूसरा आता था। ऐसा नहीं है जो जिसके पास मतलब ज्यादा नॉलेज है या जो ज्यादा कैपेबल है उसको ले लिया जाए किसी भी कास्ट से, ऐसा नहीं था। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा है उसके घर से आता। आनुवांशिकता बहुत थी, मतलब अपने ही वंश से आदमी को लाया जा रहा था कोई चीज करवाने के लिए, दूसरा वंश मतलब कास्ट से नहीं लाया जा रहा था। फैमिली, मैरिज एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन का क्या स्टेटस था, मैरिज वगैरह क्या कैसे हुआ करता था। द पोजीशन ऑफ वुमेन ऑफ द पोजीशन एंड पावर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली इंक्रीजेस। वन कुड मैरी द पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस। कोई अपने चॉइस से किसी से भी शादी किया कर, जैसे लड़का का भी चॉइस पूछा जाता था और लड़कियों का भी चॉइस पूछा जाता था। ऐसा नहीं था जो लड़की का चॉइस ना पूछा जाता। वाइफ हैज द हस्बैंड पार्टनर एट ऑल सोशल एंड रिलीजियस सेरेमनीज। जो वाइफ थी, जो मतलब वाइफ जो थे वो अपने हस्बैंड का हर एक रिलीजियस मतलब जो भी अनुष्ठान हुआ करता था, धार्मिक अनुष्ठान हुआ था उसमें पार्टनर थी, मतलब उसके साथ हमेशा रहा करते थे। Some women enjoy even the status of rices। अब ये जो ऋषि, ये जो मतलब कुछ जैसे आदमी लोग भी ऋषि हुआ करते थे, वैसे ही औरत भी कुछ ऋषियां मतलब ऋषि हुआ करते थे, मतलब वो फीमेल ऋषि हुआ करते थे। वुमेन वेयर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, वुमेन को इज्जत के साथ ट्रीट किया जाता था। वुमेन ऑफ द अपर क्लास इवन रिसीव एजुकेशन बट इन जनरल वुमेन वेयर कंसीडर्ड टू बी इंफीरियर टू मैन। जो अपर क्लास के जो वुमेन हुआ करते थे उनको मतलब एजुकेशन वगैरह मिल जाती थी, मगर लोअर क्लास में ऐसा नहीं हुआ था। और जनरल जो था, जनरल जो व्यू जो था वो वुमेन को नीचा देखा जाता था मैन से, मैन को ऊपर
ऊपर देखा जाता था और वुमेन को नीचा देखा जाता था। मगर मैन, इसका ये मतलब था मैन का ही चलता था उस समय, वुमेन को उतना नहीं चलता था। आश्रम सिस्टम, अब देखिए यहाँ तक हम लोग सोशल लाइफ में फैमिली, मैरिज एंड स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम आश्रम सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।